हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज के क्लास में हम बात करते हैं सम केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉमन साल्ट के बारे में बात की थी कि कॉमन साल्ट क्या होता है। कॉमन साल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड सारी बातें, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है और उसके क्या यूजेज हैं, इतनी सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें कि आज हम लोग को बात करना है कि कॉमन साल्ट से हम कौन कौन सा केमिकल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, देखिए कल जो यूजेज आपने पढ़ा था कॉमन साल्ट का, तो उसमें आपने पढ़ा था कि बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जिसका रॉ मटेरियल कौन है, कॉमन साल्ट है। कॉमन साल्ट से उन कंपाउंड्स को बनाया जाता है। उनको रॉ मटेरियल आप समझते हो ना, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कपड़ा बनाते हैं, इसको बनाने के लिए मान लीजिए कॉटन लगा होगा, तो कॉटन इसका रॉ मटेरियल हो गया। यानी जिस चीज से वो बनाया जाता है वो उसका रॉ मटेरियल है। तो कॉमन साल्ट बहुत से सब्सटेंसेस के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, बहुत से कंपाउंड्स के लिए, जिसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये तीन कंपाउंड्स मेनली है जो किससे बनाया जाता है, कॉमन साल्ट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अगर आप कोई पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक डेलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ध्यान सुनिए, मैंने क्या कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक डेलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब समझ गए, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कि एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होगा। और दूसरी बात है डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट मतलब क्या, वैसा सॉलिड जिनमें यह प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वह इन्वायरमेंट में मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसमें घुल जाता है। अब देखिए, कल मैंने कहा था कि कल मैंने हिग्रोस्कोपिक बात की थी, आज मैं डेलिक्विसेंट की बात कर रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने हिग्रोस्कोपिक के बारे में बात की थी। हिग्रोस्कोपिक नेचर सॉलिड क्या होता था, वैसा सॉलिड जो इन्वायरमेंट में मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, वो हुआ क्या, वो हुआ हिग्रोस्कोपिक नेचर। और डेलिक्विसेंट का मतलब हुआ कि इन्वायरमेंट में मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसमें घुल जाना, पूरी तरह से घुल जाना, वो है डेलिक्विसेंट। देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है, हेडिंग दिया होगा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉमन साल्ट इज रॉ मटेरियल फॉर मेनी यूजफुल केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट etc. सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले शुरू किया, इट इज अ डेलिक्विसेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी ये एक डेलिक्विसेंट व्हाइट, रंग कैसा होगा इसका, उजला होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और डेलिक्विसेंट को देखिए डिफाइन किया गया है कि द सॉलिड्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड डिजॉल्व इन इट। सराउंडिंग एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना और उसमें घुल जाना ही कहलाता है क्या, डेलिक्विसेंट सॉलिड। तो NaOH क्या है, एक डेलिक्विसेंट सॉलिड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप कॉमन नेम देखें तो वो होता है कॉस्टिक सोडा, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaOH। इतनी बातें याद रखिए। आपको ये पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। अब मैंने कहा था तीन ही चीजें तो समझनी है कि क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रॉपर्टीज है और क्या यूजेज है, यही बातें हमें समझनी है। तो क्या है ये समझ में आ गया, अब हमें देखना है कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, अब क्वेश्चन ये है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस आती है जनरली। यहां पर मैं अच्छे से समझाएगा, डायग्राम भी बना हुआ है, हम समझा देते हैं। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस में हम करते क्या है, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ब्राइन का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ब्राइन क्या है, तो जो सोडियम क्लोराइड है या जो कॉमन साल्ट है उसका कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन कहलाता है। कंसंट्रेटेड aqueous solution of sodium chloride is called brine। और ब्राइन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा।
समझ गए। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी कंपाउंड से या किसी भी सॉल्यूशन से करंट पास करवा के उसे डिकम्पोज करना, उसे तोड़ना कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए डिफाइन किया गया है, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राइन क्या है? कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इज कॉल्ड ब्राइन। ये भी समझ में आ गया। क्लोर अल्कली प्रोसेस कैसे किया जाता है? देखिए यहां पे डायग्राम बनाया गया है। ये एक इसका एपरेटस है। अब इसमें जरा गौर से देखिए, तो ये एक एपरेटस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, ब्राइन भर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्राइन भर देते हैं। और इसके बीच में यहां देखिए एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ आयंस को अपने आर पार होने देगा, बाकी किसी को आर पार नहीं होने देगा। सिर्फ किसी आर पार होने देगा? आयंस को आर पार होने देगा। और आयंस में भी किस आयंस को? सिर्फ केटायंस को। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, बीच में जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिर्फ आयंस के लिए परमिएबल है। और एग्जैक्टली कहा जाए तो ये सिर्फ केटायंस के लिए परमिएबल है। किसके लिए परमिएबल है? केटायंस के लिए। तो इसमें पहले हमने ब्राइन भर दिया, सिंपल में पहले समझिए। और हमने इससे क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, ऑन किया। जो ही ऑन किया तो इसमें क्या था? NaCl है बुआ। इसमें क्या है? NaCl है। और NaCl जो ही पानी में घुलता है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो इस तरफ जो क्लोरीन है, अगर इस तरफ देखो तो क्लोरीन आयन इस तरफ मौजूद है। वो क्लोरीन आयन क्या होगा? आएगा, क्लोरीन आयन आएगा। मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन आयन आएगा और इस कैथोड में टकराएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा, सॉरी गेन नहीं करेगा, ये लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। ये आएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। और ये किस में बदल जाएगा? Cl में। और दो Cl मिलकर यहां पे Cl2 फॉर्म कर लेगा। और ये Cl2 यहां से निकल के बाहर चला जाएगा। समझ गए? इस हाथ में क्या रिएक्शन हुआ? यहां इस तरफ देखिए तो क्या था? जो Cl माइनस था उसने वो कन्वर्ट हो गया किसमें? Cl में। और प्लस उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तभी वो माइनस साइन था उसके पास। आप जानते हैं ना, कोई भी चीज एनायन कब बनता है? जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो Cl यहां क्या किया? इलेक्ट्रॉन यहां लूज किया और क्लोरीन बन के और फिर किसी एक और क्लोरीन से कोवैलेंट बॉन्ड बना के ये चला गया, तो क्लोरीन बाहर आ गया। इस तरफ क्या होगा? इस तरफ वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा। इस तरफ जो पानी है, वाटर है, इस तरफ देख रहे हो वाटर है। ब्राइन इस तरफ भी है लेकिन वाटर है। वाटर क्या करेगा? वाटर यहां आएगा और वाटर में से वाटर यहां पर H2O जो है, इस तरफ मैं रिएक्शन जो होगा मैं यहां लिखता हूं। H2O टूट जाएगा, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और वो टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में। आप जानते हो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वो टूटता है किसमें? H प्लस और OH माइनस। तो ये H प्लस यहां टूटा और OH माइनस यहां टूटा। ये H प्लस, अब यहां पर देखो इस तरफ क्या है? H प्लस है और OH माइनस है, ये दोनों है। ये H प्लस क्या होगा? आएगा और इस कैथोड से टकराएगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? H में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H में। और किसी एक और हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड बना के क्या बना लेगा? H2 बना लेगा और फिर ये यहां से निकल जाएगा। आया समझ में? यानी इस एपैरेटस के ये बीच में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है जो कि इधर से इधर आयंस को जाने से रोके हुआ है। सिर्फ किसे जाने देगा? ये कैटायंस को। तो देखिए क्या हुआ, इस तरफ ब्राइन था तो इस तरफ Cl माइनस था और Na प्लस था। यही दोनों चीज थी ना, Cl माइनस था और Na प्लस था। इस तरफ था तो Cl माइनस आया, एनोड से टकराया और इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl2 बन के बाहर चला गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्या हो गया? बन के चला गया। इस तरफ क्या था? वाटर था। वाटर किससे टकराया? वाटर का क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हुआ। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ और वाटर टूट गया हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। यह आप पढ़ चुके हैं। वाटर किसमें टूटता है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो हाइड्रोजन आयन क्या हुआ? आके किससे टकराया? कैथोड से टकराया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया और दो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना के, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बना के बुलबुला की तरह
बाहर चला गया। समझ गए? तो इस तरफ अब क्या बच गया, इस तरफ OH माइनस बच गया और इस तरफ क्या बच गया, Na प्लस बच गया। अब ये Na प्लस इस मेम्ब्रेन को पार करेगा। आप जानते हो मैंने क्या कहा, कैटायन को पार करने देगा ये, तो ये Na प्लस इस तरफ जो Na प्लस है वो इस मेम्ब्रेन को पार करेगा और पार करके जाएगा इस तरफ और इस तरफ जाएगा तो किससे रिएक्ट करेगा, OH माइनस से रिएक्ट करेगा और जब OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो NaOH बन जाएगा। तो बन गया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरफ बना, कैथोड की तरफ कि एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ। क्लोरीन किधर से निकला, एनोड की तरफ से। हाइड्रोजन किधर से निकला, कैथोड की तरफ से। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां फॉर्म हुआ, नियर कैथोड, इसके नजदीक में, कैथोड के नजदीक में। तो देखिए क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या क्या हुआ मैं फिर से बताता हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए। इस डायग्राम को देखिए और मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से। सबसे पहले क्या है कि एक एपैरेटस है, इसमें एपैरेटस है, उसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, जिस मेम्ब्रेन की खासियत यह है कि वो इस तरफ से ना हाइड्रोजन आयन को इस तरफ जाने देगा, हाइड्रोजन आयन को इस तरफ नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन इस तरफ गया तो HCl रिएक्ट होकर हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा या हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, HCl बन जाएगा, तो वो जाने नहीं देगा, ना OH को इस तरफ जाने देगा, ये सिर्फ Na को पास करने देगा। सिर्फ किसे पास करने देगा, Na को पास करने देगा। तो इस तरफ क्या रिएक्शन हुआ, इस तरफ ब्राइन था यानी Na प्लस और Cl माइनस था, तो हुआ क्या, Cl माइनस किससे टकराया, टकराया आपके एनोड से और इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन बनके, क्लोरीन गैस बनके बाहर चला गया। इस तरफ वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ, वाटर का क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, वाटर टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें टूट गया, वो सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। और हाइड्रोजन आयन किससे टकराया, कैथोड से टकराया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोजन एटम बनके, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनके, हाइड्रोजन गैस बनके बाहर चला गया। और जो H माइनस बचा इस तरफ और जो Na प्लस बचा इस तरफ, वो इस मेम्ब्रेन को पार करके आया, NaOH बना और यहां से हमने NaOH को बाहर निकाल दिया। आई होप आपको पूरा रिएक्शन समझ में आया होगा। तो यही होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। और पूरा इसका जो रिएक्शन है देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें तो बहुत सारे रिएक्शन हुए। एक बार रिएक्शन हुआ, पहले हुआ Na प्लस Cl माइनस का इस तरफ रिएक्शन का अगर हम सीक्वेंस लिखने जाए तो बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे। पहले NaCl माइनस का एक तरफ रिएक्शन इस तरफ हुआ, क्लोरीन का रिएक्शन इस तरफ हुआ, फिर हाइड्रोजन का इस तरफ हुआ। लेकिन सारे रिएक्शन को मिला के अगर एक रिएक्शन बनाया जाए तो ये यही बनेगा, NaCl कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिए जिसे ब्राइन कहते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ये टूट गया NaOH कहां पर, नियर कैथोड, Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस बना किस पर, एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस बना कहां पर, कैथोड पर। आई होप आपको पूरा क्लोर अल्कली प्रोसेस समझ में आया होगा। फोटो बना लीजिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस अकर्स एंड ब्राइन डिकम्पोजेज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इतना याद रखना है बोर्ड के लिए, लेकिन सच में कैसे होता है आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछेगा, फिर से हम लोग इसे कर लेंगे। ठीक है, जब क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां मिलता है, कैथोड के नजदीक, क्लोरीन कहां मिलता है, एनोड पर, और हाइड्रोजन कहां मिलता है, कैथोड पर। यह भी याद रखने की चीज है। और ये तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट मिले आपको, क्या क्या मिला क्लोर अल्कली प्रोसेस के रिजल्ट में, आपको क्या क्या मिला, प्रोडक्ट क्या क्या मिला आपको, मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तीनों काम का है, तीनों यूजफुल है, तीनों का यूज हम देखेंगे, तीनों का यूज हम देखेंगे बारी बारी से। लेकिन यूज देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। होप समझ में आ गया होगा। कोई पूछे हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन इज कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट। एंड हाउ क्लोर अल्कली प्रोसेस परफॉर्म, यहाँ पर पूरा दिख गया, आपको समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड के लिए नेसेसरी नहीं है, आपको समझने के लिए बस है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस होता कैसे, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सोडियम हाइड्रोक्साइड यू नो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या होगा, जब इसको पानी में आप घोलोगे तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ही उसे आप डालोगे वाटर के अंदर तो उसका कैटायन और आयन एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएगा। तो NaOH को जो ही आप पानी के अंदर जाओगे Na प्लस अलग है, OH माइनस अलग, पहली प्रॉपर्टी। ठीक, ये एक बेस है, ये क्या है, एक बेस है। तो बेस की जो भी प्रॉपर्टी है, यानी रेड लिटमस को ब्लू कर देना, फेनोप्थेलिन को पिंक कर देना, मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देना, ये सब कुछ दिखाएगा।
समझ गए बात? बेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो ये शो करेगा, समझ गए। फिर उसकी बात करें, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे डायरेक्ट छोड़ दो, बाहर में छोड़ दो, इन्वायरमेंट के एयर के कांटेक्ट में छोड़ दो, तो वो करेगा क्या, वो इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और उससे रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा? सोडियम कार्बोनेट फॉर्म कर देगा। देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या लिखा है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है कि इट इज अ डेलिक्विसेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, समझ गए ये बात। सेकंड है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल बेस है तो ये क्या कहलाएगा? अल्कली कहलाएगा। नेक्स्ट, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, समझ में आ गया, बेसिक होता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और क्या क्या, मिथाइल ऑरेंज को येलो एंड फेनोप्थेलिन को पिंक, ये याद रखिएगा। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कोरोसिव इन नेचर एंड सोपी टू टच, यानी इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कोरोसिव होता है नेचर में, यानी कि स्किन को वो जला देगा, कपड़ा उपड़ा पे गिर गया तो उसे वो जला देगा। और सोपी टू टच, छूने में ये क्या लगेगा? सोपी लगेगा, बेस की प्रॉपर्टी है सोपी लगता है तो ये भी सोपी लगेगा। नेक्स्ट है, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, यानी अगर इसे अल्कोहल में सॉल्युबल घुलाने जाओगे तो ये क्या होगा? स्लाइटली सॉल्युबल होगा, यानी पूरी तरह से नहीं घुलेगा लेकिन थोड़ा बहुत घुल जाएगा, समझ गए। इसके जगह पर अगर इसका ही दूसरा बेस देखो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो वो एक अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में घुल जाता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं घुलता है, समझ गए। स्लाइटली सॉल्युबल है, थोड़ा बहुत घुलता है, पूरी तरह से घुलता नहीं है। अच्छा, एनवायरनमेंट के कंटेक्ट में रखा तो देखिए क्या लिखा है, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, यानी कि ये जब आप इसे एनवायरनमेंट के कंटेक्ट में छोड़ोगे तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट और वाटर। और जो इसे पानी में घुलाओगे तो ये टूट जाएगा, किसके किसके में? ये टूट जाएगा आपके Na+ और OH- आयन में। और इसकी प्रॉपर्टी को अगर आप देखो तो इसकी और भी बेस की जितनी प्रॉपर्टीज है ना वो इसके साथ दिखाएगा। इसे अगर किसी एसिड के साथ आप रिएक्ट करवा दो तो ये क्या बना देगा? साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, पक्का है। किसके साथ क्या बनाएगा? एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, ये साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। अच्छा, साल्ट का नेचर कैसा होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने एसिड कैसे लिया। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो फिक्स है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो फिक्स है। तो अगर इसे आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो आपको न्यूट्रल साल्ट देगा, अगर इसे आप एक वीक एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट दे देगा। क्या दे देगा? बेसिक साल्ट दे देगा, समझ गए। ठीक, अब ये एक बेस है और आप जानते हो कि बेस किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर। क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर। ये बात आप जानते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। बेस की जितनी प्रॉपर्टी है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी होगी। अब याद कीजिए आप, यही एक ऐसा बेस था जो एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मिक्स्ड साल्ट बनाता था, जैसे सोडियम जिंकेट, एल्युमिनियम और जिंक के साथ जब इसे रिएक्ट करवाओगे तो ये मिक्स्ड साल्ट फॉर्म करेगा। दो कैटायन एक साथ रहेंगे, मिक्स्ड साल्ट आपको याद होगा। तो ऐसा साल्ट जिसमें 2 कैटायन या 2 एनायन एक साथ रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? मिक्स्ड साल्ट कहा जाता है। तो एम्फोटेरिक मेटल के साथ अगर इसको रिएक्ट करवा दोगे आप तो ये क्या बना देगा? मिक्स्ड साल्ट फॉर्म करेगा। जितने भी अमोनियम साल्ट है, अमोनियम साल्ट आप जानते हो, अमोनियम फैमिली, NH4 जिसके में होगा। ये सब प्रॉपर्टी नोट में लिखी हुई नहीं है, मैं बोल रहा हूं सिर्फ, याद रखिएगा ये सब चीज। जितने भी अमोनियम साल्ट हैं, NH4Cl या NH4 अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम साल्ट जितने भी है उनके साथ अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाओगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगा। अमोनिया गैस अगर आपको रिलीज करवाना है तो आप क्या करोगे? अमोनियम साल्ट को, कोई भी एक अमोनियम साल्ट जिसमें NH4 हो, उस अमोनियम साल्ट को आप किसके साथ रिएक्ट करवा दोगे? आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दोगे, आपको कौन सा गैस मिल जाएगा? अमोनिया गैस मिल जाएगा, समझ गए। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप जानते हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? वैसा ऑक्साइड, वैसा मेटल ऑक्साइड जो नेचर में एसिडिक और बेसिक दोनों हो, यानी वो बेस से भी रिएक्ट करे और एसिड से भी रिएक्ट करे। तो एम्फोटेरिक मेटल का जो ऑक्साइड होगा, यानी कि जिंक का ऑक्साइड या एल्युमिनियम का ऑक्साइड, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये बेस है और उस समय वो एसिडिक की तरह बिहेव करेगा और मिक्स साल्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? मिक्स साल्ट फॉर्म करेगा। एक और बात, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि नेचर में न्यूट्रल होता है। जो कि नेचर में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप तो बोले थे नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो बिल्कुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है ना,
कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक नहीं है, वो न्यूट्रल है, लेकिन उसे अगर आप किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा अपना। ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री का खेल है, वो थोड़ा बहुत होता ही है, समझ गए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ही बेस ऐसा है जिसके साथ एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और उस बेस का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए। और इसका नाम कॉस्टिक सोडा क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें बर्निंग प्रॉपर्टी होती है, ये प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये प्रोटीन के कांटेक्ट में आएगा तो उसे वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और उसे एक पेस्टी मास में कन्वर्ट कर देगा, पेस्ट बना देगा। यही रीजन है कि हमारे स्किन पे जब ये गिरेगा, हमारे स्किन में भी तो प्रोटीन है, हमारे स्किन में भी केराटिन प्रोटीन है भाई, तो वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और कोरोसिव हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम कॉस्टिक सोडा है, क्योंकि इसमें बर्निंग प्रॉपर्टी, क्या है, बर्निंग प्रॉपर्टी है। मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ऐसी अभी तुरंत बोली है, जो नोट में लिखा हुआ नहीं है। आप चाहो तो लेक्चर रोक करके आप नोट में लिख सकते हो, आपकी इच्छा। न लिखना चाहो तब भी कोई जरूरी नहीं है, नोट में वही बातें लिखी हुई हैं जो 10th के लिए नेसेसरी है। बाकी जो मैंने बात की वो अमोनिया गैस वाली या बाकी सारी बातें, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मुझे बोलना था तो मैंने बोल दिया। आई होप आपने सुन लिया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, अब यूजेज पे चलते हैं। हमने प्रोडक्शन देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली, अब हमें क्या देखना है, इसका यूजेज। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूज है, तो इसमें तो कोई भयंकर चीज है ही नहीं, नोट में पढ़िए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला, इट इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन, बहुत से सिंथेटिक फाइबर है। रेयन आप जानते हो, रेयन क्या है, रेयन फर्स्ट मेड आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है रेयन। रेयन वो पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है, सेमी सिंथेटिक है, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो सेलुलोज है, तो ये सेमी सिंथेटिक है, इसमें नेचुरल रॉ मटेरियल यूज किया गया है, इसलिए ये सेमी सिंथेटिक है। फर्स्ट 100% सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, नायलॉन था, रेयन। लेकिन रेयन जो था वो पहला फाइबर था जो लेबोरेटरी में बनाया गया, लेकिन इसका रॉ मटेरियल जो सेलुलोज था वो कहां से प्राप्त किया गया था, नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसे हम सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने पढ़ा था फाइबर्स एंड फैब्रिक्स पढ़ा होगा चैप्टर जूनियर क्लासेज में। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब अभी जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं जिससे कि आप समझ जाओ। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज इन द प्यूरिफाइंग ओर ऑफ एल्युमिनियम कॉल्ड बॉक्साइट, बॉक्साइट को जब हमें प्योर करना होता है, जब बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम निकालते हैं, बॉक्साइट ओर है एल्युमिनियम मेटल का, ओर मतलब उसी से उसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बॉक्साइट को क्लीन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड इन डिग्रीजिंग मेटल्स, रिफाइनिंग ऑयल्स, मेकिंग ब्लीचेज एंड डाइज, यानी कि अगर मेटल्स पे कोई स्टेन उस्टेन लगाए तो उसको साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल को रिफाइन करने में, देखो एसिड का इस्तेमाल हम मेटल को साफ करने के लिए नहीं करते हैं जनरली, क्यों, क्योंकि एसिड कोरोसिव तोड़ देगा ना उसे, मेटल को कोरोसिव होता है नेचर में, उसी से रिएक्ट कर जाएगा। तो हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो मेटल को डिग्रीज करने में, ऑयल रिफाइनिंग में, ब्लीच बनाने में, ब्लीचेज बनाने में, ब्लीचेज मतलब जो ब्लीच किसे कहते हैं, जो कलर बेटर करने का काम करता है उसे ब्लीच कहते हैं। तो ब्लीचेज बनाने में, डाइज बनाने में, यानी बहुत से कलर्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब याद रखिएगा, याद करने की चीजें, इनमें कुछ भयंकर है नहीं। अब देखो इसके जो बाकी दो प्रोडक्ट है क्लोरोअल्कली प्रोसेस के, क्लोरीन और हाइड्रोजन, वो भी बहुत यूजफुल है, उसके भी यूजेज हम लोग एक बार देख लेते हैं, नोट में लिखा हुआ, बस पढ़ना ही तो है। क्लोरीन में क्या है, इट इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर बिकॉज इट किल्स जर्म्स, यानी क्लोरीन का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हो, पीने वाला पानी के जर्म्स को मारने में, या स्विमिंग पूल में जो पानी है उसमें जर्म्स को मारने में किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जर्म्स को मारता है। क्लोरीफाइड वाटर आता है ना, उसमें क्लोरीन पास करवाया जाता है जिससे कि जर्म्स मर जाए, बैक्टीरिया मार देता है ये। नेक्स्ट बात करें, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड, कैसे होता है, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर नेक्स्ट नहीं उसके नेक्स्ट लेक्चर में, तो ब्लीचिंग पाउडर जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्लोरीन का कैसे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू मेक प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफॉर्म ईटीसी, प्लास्टिक्स बनाने में। पेस्टिसाइड्स जानते हो आप, वो जो कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए जो खेत में छिड़का जाता है जिससे कि कोई इंसेक्ट ना लगे, उसे पेस्टिसाइड्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म बनाने में, यूनो क्लोरोफॉर्म सिनेमा में हम दिखाता है, सुंघा के बेहोश कर दिया, वो गलत ही दिखाता है, इतना तेजी में क्लोरोफॉर्म बेहोश नहीं करता है। क्लोरोफॉर्म अगर हमें सुंघा भी दिया, फिल्म में क्या दिखाता है, ऐसे रुमाल सटाया आदमी बेहोश हो गया,
क्लोरोफॉर्म इतना तेजी में काम नहीं करता है। क्लोरोफॉर्म से बेहोश होने के लिए कम से कम 5 मिनट तक लगातार सुंघाना पड़ेगा, तब वो बेहोश होगा। वो सिनेमा में दिखाता है जॉनी लीवर ऐसे तौलिया पोछा, जॉनी लीवर बेहोश हो गया, ऐसा नहीं होता है, किसी मूवी में देखे थे हम। तो ऐसा क्लोरोफॉर्म ऐसे काम नहीं करता है, समझ गए। क्लोरोफॉर्म लंबे समय तक सूंघेंगे तभी बेहोश होगा, और उसका इफेक्ट बहुत कम देर के लिए होता है। क्लोरोफॉर्म तुरंत जग जाता है आदमी, ये नहीं कि सोया तो अब 2-3 दिन तक सोया रहेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, समझ गए। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? अब आपको सर कैसे बनाते हैं क्लोरोफॉर्म? तो क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है मीथेन से, वो हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में। सारी चीजें आगे ही आएंगी, लेकिन 10th में ही आएगी, ऐसा हम नहीं करेंगे आगे क्लास में। क्लोरोफॉर्म वहां बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट सॉल्वेंट्स सच एज यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, यानी कि सॉल्वेंट्स में ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं हम लोग, ड्राई क्लीनिंग करवाया जाता है। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जिसमें कपड़ा को डाल के साफ किया जाएगा, तो वो सॉल्वेंट बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे इस्तेमाल है किसके? क्लोरीन के। हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में। यू नो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन वो प्रोसेस है जिससे आप वेजिटेबल घी बनाते हैं, डलडा, डलडा बनाते हैं ना। तो डलडा बनाया जाता है किससे? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल से ही वेजिटेबल घी बनाया जाता है, डलडा बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये भी हम पढ़ेंगे कहां पर? कार्बन एंड कंपाउंड। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में किसका इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन का यूज हो गया पहला। दूसरा, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इसका यूज होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता किससे? हाइड्रोजन और क्लोरीन से। तो हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में। इट इज यूज्ड टू मेक अमोनिया, अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल होगा। अमोनिया क्या है? NH3, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन से रिएक्ट करवा दो, अमोनिया बन जाएगा। तो अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक मिथेनॉल, मिथेनॉल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है कि लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल इन ऑर्गेनिक इन रॉकेट इंजन्स या क्रायोजेनिक इंजन्स। जो क्रायोजेनिक इंजन्स होती हैं, हमारे देश ने पिछले ही साल क्रायोजेनिक इंजन्स बनाने में सफलता प्राप्त की है। एक कॉम्प्लेक्स सा मशीन होता है जिसमें कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, समझ गए ना। तो लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्रायोजेनिक इंजन्स में फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। अगर हम हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दे, अगर हम उसी लायक बन जाए, उस तरह का कोई मशीन बना ले, हम पानी पे गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन है। हम लेंगे, टंकी में पानी डालेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी चलेगा, साइलेंसर से फिर पानी गिरेगा। अरे साइलेंसर से पानी गिरेगा ना, धुआं तो होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर पानी ना बनाएगा। फिर उस पानी को भाई को डोल बांध देंगे, उसमें से साइलेंसर में से पानी गिरेगा, जहां पर टंकी में पानी खत्म हुआ, सिलेंडर से फिर पानी निकाल के फिर उसमें डाल देंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलता रहेगा लगातार। सोचो कितना जबरदस्त है, पेट्रोल खर्चा भी नहीं होगा। नहीं तो ऐसा ही भी आता है, तो ऐसा भी हुआ नहीं है। हाइड्रोजन अच्छा फ्यूल है, कैलोरीफिक वैल्यू भी खतरनाक है। आप पढ़े होंगे, आपने जब फ्यूल पढ़ा होगा, तो सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की है, 1.5 लाख किलो कैलोरी पर केजी। अगर आपका जो एलपीजी है उसका मात्र 50,000 है, एलपीजी का मात्र 50,000 है, आपका जो पेट्रोल है उसका मात्र 50,000 है, और सोचिए इसका कितना है, 1.5 लाख है। तो बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, एनर्जी भरा हुआ है उसके अंदर, लेकिन हम उसको अभी तक सेफली यूज करना नहीं सीख पाए। वो बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, मतलब बहुत तेजी से, इतना तेजी से जलता है, इतना ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, पता चला खाना बनाते बनाते हम भी बन गए, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जो दो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन और क्लोरीन, उसको आपस में रिएक्ट करवा के आप क्या प्राप्त कर सकते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त कर सकते हो, HCl प्राप्त कर सकते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त कर सकते हो। वो भी बहुत यूजफुल है, उसका भी यूज देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं। उसका भी यूज देखिए, नोट में लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग आयरन शीट बिफोर गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि अगर आयरन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है या गैल्वेनाइजेशन करना है, रस्टिंग से बचाने के लिए हम या तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो रस्टिंग से बचाने के लिए चाहे आप गैल्वेनाइजेशन करो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करो, उससे पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा। उसको क्लीन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट क्लोराइड्स। जितने भी क्लोराइड्स हैं उसका रॉ मटेरियल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। अब आपको पता है ना, क्लोराइड का मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का ही साल्ट में क्लोराइड्स कहलाता है। तो जितने भी क्लोराइड्स हैं उसको बनाने में HCl का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स। जो मेडिसिन्स है उसमें कई जगह पर HCl का इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक्स, मेकअप उकअप, हाँ, वो बनाने में भी HCl का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ये मतलब ये मत समझना कि HCl मेकअप में काम आएगा, चेहरा खराब कर देगा भाई। मतलब उसका
ट्रेस अमाउंट में उसका यूज होता है। इट इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेनिंग इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री। डाइंग मतलब मरने वाला इंडस्ट्री, डाइंग मतलब कलर करने वाला इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा जहां बनता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। टेनिंग इंडस्ट्री यानी कि जो चमड़ा वाला उद्योग है, टेनिंग इंडस्ट्री उसे कहते हैं, उनमें इस्तेमाल होता है। डाइंग इंडस्ट्री यानी जहाँ कलर करने का काम होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप जो हम आजकल पाइप लगाते हैं, पीवीसी पाइप ही न रहता है, तो पीवीसी पाइप बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है, HCl का इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स। नेक्स्ट डे में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे का हमारा टॉपिक होगा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट डे का हमारा टॉपिक होगा वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा वॉशिंग सोडा। आई होप आपको आज समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या समझा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, फिर उसके बाद वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके क्या यूजेज होते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप वाले पे मैसेज कीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो फिर जब क्लास खुलेंगी तो हम लोग फिर से इसको रिवाइज तो करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।